नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट। इसमें आज बात होगी दिल्ली ब्लास्ट की। 10 अक्टूबर को दिल्ली में धमाका हुआ और इसके तार करीब 4200 किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले कई खुलासे हो रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को ऐसे ऐसे सुराग मिल रहे हैं जिससे जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि i-20 में सवार डॉक्टर उमर का एक हैंडलर था जो दिल्ली से करीब 4200 किलोमीटर दूर बैठा हुआ था। अब ये हैंडलर कौन था, इसके बारे में एक तफसीलात आप देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली ब्लास्ट में तुर्की कनेक्शन का सच। दिल्ली में ब्लास्ट कितना विध्वंसक था, धमाका कितना तेज था, उसको इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। साथ ही जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, धमाके के तार तुर्की तक पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक भी तार जुड़ रही हैं। धमाके के वक्त जो शख्स कार में बैठा था उसका नाम डॉक्टर उमर है। उमर ने चेहरे पर मास्क पहना था। धमाके के वक्त उमर कार में ही बैठा था। जब धमाका हुआ तो उसके भी चीथड़े उड़ गए। उमर के DNA का जांच किया गया। उसका DNA उसकी मां से मैच भी हो गया। साथ ही जो इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कार में डॉक्टर उमर ही बैठा था या फिर कोई और, उसकी भी पुष्टि हो गई क्योंकि उमर का DNA उसकी मां से मैच कर गया। जिसके बाद साफ हो गया कि फरीदाबाद मॉड्यूल के ही आतंकियों ने दिल्ली को दहलाया। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा जो हुआ उसको जानकर चौंक जाएंगे। कार ब्लास्ट करने वाले उमर का तुर्की कनेक्शन सामने आया। एजेंसियों का कहना है कि तुर्की के अंकारा में बैठे हैंडलर से उमर लगातार संपर्क में था। हैंडलर का कोड नेम उकासा था। देखिए, हिंदुस्तान को अब चाहिए कि अब टर्की के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को फिर से रिव्यू करे। किस तरीके से वो टर्की के ऊपर प्रेशर बनाए या अपने डिप्लोमेटिक चैनल द्वारा उसको ये संदेश दे कि टर्की के ये एक्शन हिंदुस्तान को बर्दाश्त नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने वहां जाके लोगों से मिले, किस ऑर्गेनाइजेशन से मिले, कहां से फाइनेंशियल सपोर्ट लिया, क्या उन्होंने इसकी रूपरेखा रची, कौन कौन से लिंक वहां एक्टिवेट हुए, इन सारों का खुलासा टर्की गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। और साथ में उनका जो हैंडलर था जिसको यूसाका बोला जाता है, UKASA, युकासा, इसकी क्या लिंक्स हैं, इसको आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। जब तक ये एस्टैब्लिश नहीं होता तब तक हिंदुस्तान और टर्की के रिलेशन नॉर्मल नहीं होने चाहिए। उमर नबी ने धमाका भले ही 10 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किला के सामने वाली सड़क पर किया। धमाका शाम को 6:52 पर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि उमर की कार केवल दिल्ली के लाल किले वाले इलाके पर अचानक पहुंची और धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि i-20 कार ने दिल्ली के कई इलाकों का भ्रमण किया। जब फरीदाबाद मॉड्यूल पर पुलिस का शिकंजा कसा तो उमर फरीदाबाद से फरार होकर मेवात पहुंचा। उसके बाद फिरोजपुर झिरका पहुंचा। उसके बाद एक ढाबे पर कार में रात गुजारी। उसके बाद वापस फरीदाबाद पहुंचा। फिर बदरपुर बॉर्डर दिल्ली में एंट्री की। मयूर विहार में भी उसकी कार दिखाई दी। फिर दिल्ली का दिल कही जाने वाले कनॉट प्लेस में भी उमर की कार दिखाई दी। बताया जा रहा है कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद उसने नमाज पढ़ी। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान डॉक्टर उमर अपने तुर्की वाले हैंडलर से जुड़ा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि वो आदेश और निर्देश का इंतजार कर रहा था क्योंकि धमाके से पहले एक तस्वीर सामने आई। तस्वीर में कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती दिखी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार ने 10 नवंबर की दोपहर 3:19 पर पार्किंग में प्रवेश किया। शाम 6:48 पर पार्किंग से निकली। इसके महज 4 मिनट बाद ही 6:52 पर सुभाष मार्ग लाल बत्ती पर कार में ब्लास्ट हुआ। अब सवाल ये है, डॉक्टर उमर ने ब्लास्ट पैनिक में किया या फिर उसे तुर्की वाले हैंडलर ने निर्देश दिया जिसके बाद उसने धमाका कर दिया। धमाका बेहद ही विध्वंसक था। धमाका कितना तेज था इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मानव अंग 200 मीटर दूर तक जा गिरे। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा हवाले से लगी एक रिपोर्ट में बताया गया कि उकासा जो हैंडलर नेम था वो दिल्ली स्थित मॉड्यूल और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद के संचालकों के बीच प्राथमिक कड़ी के रूप में काम करता था। सूत्रों के मुताबिक जांच में यह भी साफ हुआ कि यह साजिश 2022 में तुर्की में रची गई थी। उसी साल उमर और उसके 3 साथियों ने तुर्की की यात्रा की थी। तुर्की में उमर करीब 2 हफ्ते तक अंकारा में रह रहा था।
बताया जा रहा है कि उनकी बातचीत शुरू में टेलीग्राम पर हुई थी, बाद में सिग्नल जैसे ऐप पर उन समूहों की बात होने लगी। उकासा ने ही उमर और उसके साथियों को सीक्रेट सेल स्थापित करने और डिजिटल फुटप्रिंट से बचने के बारे में गाइड किया था। कल रात हुई कैबिनेट की कमेटी की बैठक के बाद स्पष्ट हो गया कि दिल्ली को दहलाने की साजिश अंतर्राष्ट्रीय भी थी और आतंकवादी भी थी, और इसके तार सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि तुर्की की राजधानी अंकारा से भी जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीयों का एक समूह जिसमें व्हाइट कॉलर जॉब वाले यानी डॉक्टर्स भी शामिल थे, 2022 में अंकारा गए थे। वहां उनकी मुलाकात होती है ओकासा से। ओकासा जो एक कोड नेम भी हो सकता है किसी हैंडलर का, और उसी ओकासा से डॉक्टर उमर भी सीधे संपर्क में था, जो मेरे ठीक पीछे मौजूद इसी लाल किले के चौक पर एक कार ब्लास्ट में मारा जाता है, और कार ब्लास्ट करने वाला आतंकी के रूप में उसे लिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इनका अंकारा वाला हैंडलर, जिसका कोड नेम उकासा था, उसने भारत में एक के बाद एक कई धमाके की साजिश रची थी, जिसके लिए 32 गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाना था। 32 गाड़ियां तैयार कर रहे थे, जिसमें से तो 4 गाड़ियों का इन्होंने इस्तेमाल भी किया, जिसमें एक i20 थी जिसमें धमाका हुआ, एक लाल इको स्पोर्ट थी जिसको पुलिस ने बरामद कर लिया, तो वही मारुति स्विफ्ट डिजायर पहले ही पुलिस ने बरामद कर ली थी, जिसमें से AK-47 मिला था, तो वही मारुति ब्रेजा को भी बरामद कर लिया गया है। तुर्की का भारत विरोध तो उसी वक्त सामने आ गया था जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था। धारा 370 के जम्मू कश्मीर से हटाए जाने के विरोध में तुर्की था। कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की भारत के विरोध में ही खड़ा रहता था, लेकिन अब जिस तरह से तुर्की स्थित संगठन और NGO भारत में दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं, वो काफी चौंकाने वाला है। जम्मू कश्मीर से जब धारा 370 को हटाया गया, तब तुर्की बेस्ड एक NGO कश्मीर में काफी एक्टिव हो गया। पिछले रमजान के दौरान तुर्की बेस्ड NGO जम्मू कश्मीर में ज़कात के रूप में भोजन और धन वितरित कर रहा था। तुर्की बेस्ड ये NGO तुर्की के सबसे शक्तिशाली NGO में से एक है। इसकी दुनिया भर में मौजूदगी है। इसकी अधिकांश यूनिट विदेशों में स्थित है और भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहती है। बताया जा रहा है इस NGO ने ईद पर जम्मू कश्मीर में एक चैरिटी कार्यक्रम भी आयोजित किया था, तो वही जर्मनी में संगठन की इकाई ने कश्मीर के लिए चैरिटी भी की और अलगाववादी तत्वों को अपना समर्थन दिया। सूत्र बताते हैं कि तुर्की बेस्ड ये NGO धार्मिक निदेशालय दियानेट द्वारा शुरू किया गया है। ये संगठन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान के धार्मिक एजेंडे को आक्रामक रूप से बढ़ावा दे रहा है। यह संगठन इस्लामिक दुनिया के गैर सरकारी संगठनों के संघ IDSB का भी सदस्य है। दियानेट द्वारा नियंत्रित इस्लामी और गैर सरकारी संगठनों का एक अम्ब्रेला संगठन है IDSB, और इससे एर्दोगान के जियोपॉलिटिकल एजेंडे को बढ़ावा देने का काम सौंपा गया है। जब भारत ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म किया, तब IDSB ने एक बयान जारी करके आलोचना की थी, साथ ही वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया था। एक बहुत बड़ी संस्था है IDSB। ये तमाम उन मुस्लिम देशों की संस्थाएं हैं जो तमाम तरीके के NGOs चलाती हैं। उनका हेडक्वार्टर इस्तांबुल में है। वो साल में वहां पे मिलते हैं, तमाम तरीके की प्लानिंग करते हैं, जिसमें कई तरीके के NGOs का कोऑर्डिनेशन होता है। 67 कंट्रीज के NGOs इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। कहने को तो ये सोशल कॉज के लिए मिलता है, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज के लिए मिलता है, लेकिन इनकी मंशा क्या है ये देखना पड़ेगा। कहीं ये इस तरीके के आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ये नॉन स्टेट एक्टर मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं, क्या कहीं जिहादी मेंटालिटी तो इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं डेवलप हो रही है, ये देखना होगा। कश्मीर को लेकर तुर्की का स्टैंड हमेशा से भारत विरोधी रहा है, लिहाजा वो लगातार कश्मीर विरोधी बयान भी देता रहता है और कश्मीर को उसके NGO अनस्टेबल करने की कोशिश भी करते हैं। बड़े संगठनों के अलावा तुर्की की संस्थाएं भी कश्मीर घाटी में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। छोटी मोटी लेकिन अनगिनत गतिविधियों के जरिए तुर्की के संगठन भी धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर में फैलने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए एर्दोगान की पार्टी की एक प्रमुख सदस्य और तुर्की के NGO वन पैकेट ऑफ हैप्पीनेस की पदाधिकारी डोरा कुबरा यिल्डिज ने भी जुलाई 2020 में कश्मीर में एक हैंडपंप चैरिटी आयोजित करने का दावा किया था,
ये वही कोशिशें हैं जिसके जरिए तुर्की कश्मीर में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करता रहा है। जम्मू कश्मीर में अपनी गतिविधियों के अलावा तुर्की के एनजीओ तुर्की में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भड़काने की कोशिश करते हैं, साथ ही उनका ब्रेन वॉश करते हैं। तुर्की के एनजीओ तुर्की में पढ़ रहे खासकर कश्मीरी छात्रों को टारगेट करते हैं और उन्हें कश्मीरी मुद्दे पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागी और वक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं। जाहिर है भारत को सबसे ज्यादा नुकसान एर्दोगान की पार्टी और उनके बेटे बिलाल एर्दोगान द्वारा नियंत्रित दो तुर्की संगठनों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। ये संगठन है YTB यानी तुर्क्स अब्रॉड एंड रिलेटेड कम्युनिटीज और TUGVA यानी तुर्की यूथ फाउंडेशन। ये दोनों संगठन तुर्की में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का चयन करते हैं और उन्हें छात्रवृत्ति देते हैं और उनके दाखिले और बसने में मदद करते हैं। तुर्की केवल कश्मीर मुद्दे पर ही भारत का विरोध नहीं करता, बल्कि अभी जब मई के महीने में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर किया था, पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तबाह किया था, तब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में तुर्की हथियारों के जरिए पाकिस्तान की मदद कर रहा था। तब रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कई तुर्की C-130E हरक्यूलिस कार्गो विमान हथियारों के साथ पाकिस्तान में उतरे थे। दावा किया गया था इसमें तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन भेजे थे। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का संघर्ष में खूब इस्तेमाल किया था, लेकिन भारत के डिफेंस के आगे तुर्की के ड्रोन्स ने आसमान में ही दम तोड़ दिया था। तुर्की के ड्रोन्स को आकाश तीर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में राख कर दिया था। जाहिर है उस संघर्ष में तुर्की को भी भारत की ताकत का एहसास हो गया था। दिल्ली ब्लास्ट का बांग्लादेश कनेक्शन। भारत के खिलाफ दो मोर्चे पर प्रॉक्सी वॉर छेड़ने के लिए बांग्लादेश को आतंकवाद के गढ़ के रूप में पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। तस्वीरों में जो शख्स दिखाई दे रहा है उसका नाम इब्तिसाम एल्लाही ज़हीर है। ये मरकजी जमीयत अहल हदीस के महासचिव और लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के करीबी सहयोगी हैं। बताया जा रहा है कि ये 25 अक्टूबर को बांग्लादेश के दौरे पर गया था। राजशाही मखदूम हवाई अड्डे पर उसका स्वागत अब्दुल रहीम बिन अब्दुल रज़ाक ने किया था, जो अल जामिया अस सलीफा के सदस्य है। यह एक इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन है जो अहल हदीस आंदोलन की बांग्लादेश शाखा से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि इब्तिसाम एल्लाही ज़हीर रंगपुर, लाल मोनिर हाट और नीलफामारी गया था। बताया ये भी जा रहा है कि इसने भारत बांग्लादेश सीमा का भी दौरा किया था। सोचिए, जो बांग्लादेश जब पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, पाकिस्तान के जुल्म सहता था, भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान नया देश बना और उसी बांग्लादेश में भारत विरोधी आतंकी जुट रहे हैं। जाहिर है अब भारत के खिलाफ पाकिस्तान से इतर बांग्लादेश में भी आतंकी गुट तैयार किए जा रहे हैं और इसमें मदद कर रहा है पाकिस्तान का आतंकी संगठन और उसकी खुफिया एजेंसी ISI। लिहाजा कहा जा रहा है कि भारत ढाई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। जाहिर है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने कड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।